गुड इवनिंग। आज फिर एक नई वीडियो में जीएस पेपर वन पर चर्चा चल रही है और जीएस पेपर वन का अभी तक का जो कवरेज है टॉपिक्स का वो है आर्ट और कल्चर और हिस्ट्री। आज तीसरी टॉपिक पर हम जा रहे हैं और ये है इतिहास के क्रम में ये है कि भारत में राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन, रियासतों का एकीकरण। इस टॉपिक को आप कैसे तैयार करेंगे, मैं फिर वही सजेशन दूंगा कि आप क्लासिफाइड बैनर में तैयार करिए। जब भारत पे एकीकरण, राज्यों के एकीकरण की बात आती है तो लड़के सारा का सारा एक ही जैसा समझते हैं, जबकि इसके तीन भाग हैं। एक था देसी रियासतों का पुनर्गठन जो 1947 से लेकर 1950 तक रहा। 592 रियासतें थी लगभग और उन सब का एकीकरण भारत में हुआ। दूसरा चरण था राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन। उसमें आपका दक्षिण भारत में आंदोलन हुआ श्री रामल पट्टू के आज़ादी नेतृत्व में, और उसके बाद पूरे भारत में ये फजल अली आयोग के अनुशंसाओं पर राज्यों का भाषाई पुनर्गठन हुआ। और तीसरा चरण था पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन, जिन्हें पहले 7 सिस्टर स्टेट कहा जाता था। अब आज जो कुल मिलाकर 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के। तो इसमें पहला भाग जो है रियासतों का एकीकरण है, इसे अच्छे से समझिएगा। और इसके लिए मूल जो पुस्तकें हैं, मैंने आपसे कहा कि कोचिंग के नोट्स और पत्रिकाओं के जो विशेषांक होते हैं बुक्सेस के, वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होते हैं। आपको हमेशा प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को अपनी तैयारी का आधार बनाना चाहिए, क्योंकि जो विशेषांक हैं उनमें कई बार जो लोकल पब्लिशर्स के होते हैं वो ऐसे ही टाइप किए गए होते हैं, बहुत सारे मिस्टेक्स होते हैं उसमें, और वो अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, पीटी में भी गलत हो जाएगा और मेंस में भी मार्क्स कट सकते हैं। तो आप बजाय ये सेकेंडरी सोर्स कोचिंग के नोट्स और पत्रिकाओं के विशेषांक वगैरह पढ़ने की जगह ऑथेंटिक राइटरों को पढ़िए। ऑब्वियसली भाई देखिए, पॉलिटी के लिए डी बसु की पुस्तक से अच्छी पुस्तक कोई है ही नहीं। डी बसु की पुस्तक पढ़ करके आपका जो आधार बनेगा वो किसी और चीज़ से बन नहीं सकता। तो डी बसु पढ़ लीजिए। और अच्छी आपको जानकारी इसमें चाहिए तो इंडिया आफ्टर गांधी है। इंडिया आफ्टर गांधी जो है ये रामचंद्र गुहा साहब की है, वो जाने माने इतिहासकार हैं। और एक आपकी और किताब है इसमें सुनील खिलनानी साहब की, द आइडिया ऑफ इंडिया। तो अगर आप नहीं भी पढ़ते इनको तो आप दुर्गादास बसु को तो जरूर पढ़िए। और बिपिन चंद्रा साहब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये किताब भी बहुत अच्छी किताब है और बहुत ऑथेंटिक किताब है। आप जानते हैं कि बिपिन चंद्रा का नाम बहुत पॉपुलर है सिविल सर्विसेज की तैयारियों में। तो रियासतों का एकीकरण में आपको फिर वही करना है कि भाई इनमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था, विलय पत्र क्या था, उसका कंटेंट क्या होता था, उसमें हमने तरीके क्या अपनाए थे रियासतों के एकीकरण के। अधिकतर रियासतों से बातचीत की थी और सरदार पटेल जो थे भारत के जो गृह मंत्री थे, लौह पुरुष सरदार पटेल जी, और उनका योगदान और बीपी मेनन का योगदान अभूतपूर्व है इसमें। तो उन्होंने अधिकतर राज्यों से जो जिनमें कांग्रेस की सरकार थी वहाँ तो कोई दिक्कत आई ही नहीं थी, सीधे उनकी बात मान ली गई थी। लेकिन जहाँ पे थोड़ा था भी राज्यों में दिक्कतें, उनको भी समझाया गया, कन्विंस किया गया पटेल द्वारा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी विराट थी कि वो उनकी बात को सब बड़ा सम्मान देते थे। इसलिए बहुत सारे राज्यों ने उनकी बात को मानते हुए विलय पत्र पर साइन कर लिए थे। ध्यान रखिएगा, विलय पत्र में संचार, विदेश संबंध और प्रतिरक्षा, ये 3 मुद्दे केंद्र को देने की सहमति हुई थी। बाद में और सारे इश्यूज बढ़ा दिए गए, लेकिन कुछ राज्य थे तो जूनागढ़ है, हैदराबाद है, कश्मीर है, इनके विलय में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी। ठीक है, कुछ ईगो क्लैशिंग की प्रॉब्लम थी, या कुछ उनका जो शासक, तत्कालीन शासक थे, उनका अपना कुछ व्यू था, इनसिक्योरिटीज थी। बट ऑपरेशन पोलो उसके लिए हैदराबाद में किया गया था और सरदार पटेल के नेतृत्व में फिर हैदराबाद रियासत भारत से जुड़ गई थी। तो भारत में तो 47 से लेकर 50 तक का ये भारत के एकीकरण का पहला चरण था। जो दूसरा बहुत ही निर्णायक चरण है वो 50 से लेकर के और 1956 तक चला है। इसमें हम मुख्यतया देखते हैं कि जो दक्षिण भारत में भाषाई आंदोलन चले, उन भाषाई आंदोलनों ने भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को
के लिए एक मार्ग प्रशस्त कर दिया। इसके लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। फजल अली साहब के नेतृत्व में उनकी अनुशंसाएं आई और राज्यों के भाषाई आधार पर पुनर्गठन का मार्ग खुला। तो पहले आपका जो मद्रास रियासत थी, मद्रास प्रेसिडेंसी मान लीजिए ब्रिटिशकालीन, उसको तोड़ करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बना। इसी प्रकार से जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी हुआ करती थी अंग्रेजों के ज़माने में, उसको तोड़ करके गुजरात और महाराष्ट्र बना। बाद में पंजाब और हरियाणा का भी भाषाई आधार पर अलग गठन कर दिया गया। ये हमारा दूसरा चरण है। इसके लिए 1956 में भारत की संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी पारित किया। तो राज्य पुनर्गठन का ये दूसरा चरण था और ये काफ़ी सफल रहा, क्योंकि हम भारतीय विविधता को समावेशित कर सके। तो वो जो कहते हैं ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो इस राज्य पुनर्गठन से भारत में स्थापित हुई, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और इफ़ यू विल सी दैट कि इतने समय में हम भारतीय संघ को चला सके हैं भारत में, तो ये भारतीय संघ के जो सफल होने का एक कारण था, वही था कि हम विविधता को भारतीय संघ में आत्मसात करते चले गए और उसका सम्मान करते चले गए। तीसरा चरण जो था वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था, विशेषकर उत्तर पूर्वी राज्यों का पुनर्गठन करना। और वो बहुत ही सीमावर्ती राज्य थे, आदिवासी बहुल राज्य थे, वहाँ पर पहले भी अलगाव की समस्या चलती चल गई थी। लेकिन 1963 से ये तीसरा चरण शुरू हो जाता है। मैंने फिर बता देता हूँ, 1947 से 1950 का पहला चरण था, 1950 से 1956 का दूसरा चरण था और 1963 से आप मान लीजिए 1963 ऑनवर्ड तीसरा चरण शुरू हो जाता है। नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हो जाता है और उसके बाद 1971 में पूर्वोत्तर पुनर्गठन अधिनियम के बाद पारित होने के बाद अन्य राज्यों का इसमें जुड़ाव होता है। पहले 7 राज्य बनते हैं। असम बड़ा राज्य था, असम को तोड़कर ही छोटे राज्यों का पुनर्गठन हुआ। पहले 72 में जब किया गया था तो उसमें 2 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बने और 1975 में आपका 38वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने जो है सिक्किम को भारत में विलय कर दिया। 75 में सिक्किम में भारत में सिक्किम का विलय होने के साथ ही ये पुनर्गठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो गई। हाँ, अब आगे आज की डेट में भी फिर चल सकते हैं आपकी भाई। पहले 2000 में आपका वर्ष 2000 में आपके 3 राज्य बने थे। झारखंड बना, उत्तराखंड बना, ठीक, उसके बाद तेलंगाना बना और झारखंड और उत्तराखंड बनने के बाद तेलंगाना बना है। तो तेलंगाना राज्य बनने के बाद क्या हमारे नए राज्यों की मांग पूर्ण हो गई है? और वर्तमान परिस्थितियों में भारत में जो अलगाववादी ताकतें सक्रिय हुई हैं, क्या अलगाववादी ताकतों को नियंत्रित करने के लिए या क्षेत्रीय आवश्यकताओं को, एस्पिरेशंस हम कहते हैं, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या अभी भी भारत में नए राज्यों के पुनर्गठन की आवश्यकता है? तो निश्चित रूप से पुनर्गठन आप देख ही लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटने की भी बात हुई है कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, प्रशासनिक रूप से इतने बड़े राज्य को संभालना या प्रशासित करना कुछ कठिन होता है जा रहा है। तो क्षेत्रीय दृष्टि से अब उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन की भी बात हुई है। कई विचारकों ने और कुछ राजनीतिक पार्टियों ने भी इस बार बात करी है। तो उसको भी, उस संभावना को भी आप देखना है कि भाई छोटे राज्य बनेंगे तो छोटे राज्यों के फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे। फायदा तो निश्चित रूप से है कि भाई प्रशासन लोगों के समीप चला जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से छोटे राज्यों में वित्तीय समस्या आती है। प्रशासनिक ढांचा बहुत ज़्यादा खर्चीला हो जाता है। अलग मुख्यमंत्री, अलग मंत्री, ठीक है, अलग विधानसभा, अलग न्यायपालिका, तो इतना राजस्व वहाँ पे जनरेट नहीं हो पाता। तो ऐसे जो छोटे राज्य हैं, अगर वो अपने रिसोर्स जनरेट नहीं कर पाते तो वो फिर कालांतर में या तो विकास के लिए और संसाधनों के केंद्र पर निर्भर रहते हैं, और या फिर वहाँ पे दिक्कतें आती रहती हैं। अभी हिमाचल में सैलरी को लेकर के दिक्कत आ गई कि सैलरी नहीं दे पा रहे थे आपके कर्मचारियों को, तो कई बार दिक्कत ये आती है, ठीक है। अभी और दिल्ली का उदाहरण दे दें आपको, दिल्ली में नगर निगम को 3 भागों में तोड़ दिया गया था। इससे पहले शीला दीक्षित सरकार जब थी, और वो जो आपकी इससे पहले सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वहाँ तक 3 नगर निगम थे। लेकिन उन 3 नगर निगमों में एक नगर निगम की तो कमाई अच्छी होती थी, लेकिन 2 अन्य नगर निगमों में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए, ये एक उदाहरण है कि केवल विभाजन से काम नहीं बनता है। विभाजन के लिए उस पर्टिकुलर स्टेट में रिसोर्स जनरेशन की पॉसिबिलिटीज़ भी देखी जानी चाहिए। फिर भी राज्य पुनर्गठन एक सतत प्रक्रिया है। अमेरिका में तो 50 राज्य हैं, तो इसलिए अगर हमें क्षेत्रीय
क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, भाषा को, संस्कृति को अभिव्यक्ति देनी है, तो निश्चित रूप से भविष्य में भी नए राज्यों के गठन की आवश्यकता बनी रहेगी। इससे हम मना नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि नए राज्य जो बने उन राज्यों के पास संसाधन की पर्याप्तता हो, ताकि विकास के लिए और सामाजिक सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन राज्यों के पास उपलब्ध रहे। इस पर मेरे कुछ प्रश्न थे जो मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में भी दिए हैं। फिर मैं एक बार आपको उन प्रश्नों को बता देता हूँ। मैंने आपसे किताबों के लिए कहा था कि किताबें आप जो है डी.डी. बसु को जरूर पढ़िए, और सुनील खिलनानी की भी किताब आइडिया ऑफ इंडिया के बारे में बताया। लेकिन अगर आप लोग मानते हैं आप हिंदी मीडियम से हैं और आप नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन डी.डी. बसु के पुस्तक आप पढ़िए और अच्छा ठीक उसमें पढ़िएगा। तो इससे पहले भी मैंने आधुनिक भारत के इतिहास में भी मैंने ये प्रश्न दिया था कि भाई संविधान निर्माण में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश जो पहले संयुक्त प्रांत कहलाता उसकी क्या भूमिका थी। अब आज का प्रश्न ये है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत के लिए वरदान था या अभिशाप। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत के लिए वरदान था या अभिशाप। दूसरा प्रश्न जो है वो ये है कि रियासतों के एकीकरण के लिए अपनाई गई पोलो ऑपरेशन जैसी रणनीतियां कितनी सार्थक रही और उनका महत्व क्या रहा। दूसरा प्रश्न था पोलो ऑपरेशन जैसी गतिविधियां जो हैदराबाद जैसे राज्य के रियासत के एकीकरण के लिए अपनाई गई थी। तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि आज भी भारत में भाषाई और क्षेत्रीय पहचान के लिए उठते सवालों के संदर्भ में राज्यों के पुनर्गठन की प्रासंगिकता क्या है। आज भी भारत में भाषाई और क्षेत्रीय पहचानों को लेकर उठते सवालों के संदर्भ में राज्यों की वो मैंने अभी भी डिस्कस भी कर दिया है कि ये आवश्यकता सतत बनी रहेगी। तो आज कितना इसका महत्व है और अब क्या जो नए राज्य गठित हो सकते हैं उनके लिए क्या फिर से हमें नया पुनर्गठन आयोग स्थापित करना चाहिए, इसकी संभावना का विश्लेषण कीजिए। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप अगर वर्गीकृत ढंग से तैयारी करेंगे तो इससे, जैसे कि पूरा का पूरा खरबूज आप नहीं खा सकते इकट्ठा, लेकिन हम उसको काट करके पीसों में और वो प्रॉपरली उसका यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली आप हर टॉपिक को क्लासिफाइड मैनर में, ठीक, इसको मैंने 3 भागों में तोड़ा कि रियासतों का एकीकरण, भाषाई आधार पर पुनर्गठन और पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन। इस आधार पर हमने तैयार किया और उसकी वर्तमान में जो प्रासंगिकता है उस पर हमने बात की। तो उम्मीद है कि आपको तैयारी करने का एक अंतर्दृष्टि इससे प्राप्त होगी और इसका जो पुस्तक है या जो प्रश्न, संभावित प्रश्न हैं, वो हम इसको डिस्क्रिप्शन में लिख रहे हैं और इससे पहले के वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और देखते रहिए, इनके आंसर्स लिखते रहिए और आंसर लिखना ही सफलता की कुंजी है। मान लीजिए मैं अपने 20 वर्षों के अध्यापन के अनुभव से ये बात आपको कह सकता हूँ कि जो यूपीएससी के मेंस के 1500 मार्क्स हैं वो आपके हाथ में हैं। जितना आप मेहनत करेंगे इन 1500 मार्क्स में, उतना आपका फ्यूचर सिक्योर होगा और ब्राइट होगा, सुरक्षित भी हो जाएगा और उज्जवल भी हो जाएगा। थैंक यू।